नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको इंडियन इकोनॉमी का स्टार्ट करा रहे हैं और पहली वीडियो जो है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही लेटेस्ट डेटा के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहली वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब समय आज़ाद हुई थी उस समय भारतीय की कृषि की स्थिति किस तरीके थी, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति किस तरीके की थी और विदेशी व्यापार की स्थिति किस तरीके की थी, ये हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको ये वाला टॉपिक हम समझाने वाले हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से आपको तीनों के तीनों टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा इस टॉपिक के रिलेटेड जो आप कह सकते हो PDF नोट्स है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि की स्थिति किस तरीके की थी, तो जैसा कि आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने 200 साल के शासनकाल में भारत की जो कृषि पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यानी कि भारत जहां पर सेल्फ डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने इस तरीके की पॉलिसी अपनाई कि भारतीय कृषि क्षेत्र को इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाने को मिला। तो जैसा कि यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ देता हूं और आपको एक एक पॉइंट समझा देता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कृषि क्षेत्र ब्रिटिश शासनकाल की शोषणात्मक नीति के कारण गंभीर समस्याओं में फंस गया। कृषि का पिछड़ापन थी, अस्थिरता देश थी, सामाजिक आर्थिक संरचना के लिए बड़ी चुनौती बन गई। यानी कि देश के आर्थिक और सामाजिक संरचना के लिए कृषि का पिछड़ापन बहुत चुनौती बन गई। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से दिक्कतें रही उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली दिक्कत थी उत्पादकता का निम्न स्तर। देखिए दो चीज होती है, उत्पादन और उत्पादकता। उत्पादन और उत्पादकता, इन दोनों का मतलब समझ लीजिए। उत्पादन का मतलब होता है कुल उत्पादन, कुल कितना प्रोडक्शन किया, इसका मतलब यह होता है। उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर भूमि पर, प्रति हेक्टेयर भूमि पर उपज। तो जिस समय इंडिया आजाद हुआ था उस समय प्रति हेक्टेयर भूमि की उत्पादकता बहुत कम थी। फसल पैदावार अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम थी। जैसे कि और साथ ही साथ स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में बहुत ज्यादा उत्पादकता में वृद्धि हुई है। कुछ डेटा हम यहां पे ले लेते हैं। 1947 में लगभग 200 किलोग्राम हेक्टेयर थी गेहूं की उपज, जो कि 2013-14 में बढ़कर 4.6 गुना हो गई है। इसी तरीके से चावल की उत्पादकता 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो कि 2013-14 में बढ़कर 3.6 गुना और अधिक हो गई है। मतलब ये कम थी इसमें। इसके कारण यह था बच्चों की उस समय खराब तकनीक थी, उर्वरकों का कम प्रयोग होता था, सिंचाई साधनों की कमी थी। यानी कि इन कारणों से एग्रीकल्चर सेक्टर की उत्पादकता बहुत कम थी। तो स्वतंत्रता के समय पहली विशेषता एग्रीकल्चर की यह थी कि उस समय किसी देश की उत्पादन और उत्पादकता बहुत कम थी। दूसरा इसका फीचर आप कह सकते हो कि उच्च स्तर की अनिश्चितता, यानी कि कृषि का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि भारतीय कृषि स्वतंत्रता के समय पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर करती थी। साथ ही साथ ब्रिटिश शासनकाल में सिंचाई सुविधाओं को सुधार करने के लिए किसी भी तरीके के स्थायी बंदोबस्त नहीं किए गए। ना तो नलकूप बनवाए गए, न नहर बनवाई गई, न सिंचाई के अन्य साधन डिसाइड किए गए, जिसकी वजह से भारतीय किसान बड़ी मात्रा में अपने उत्पादन करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उत्पादन करने के लिए वर्षा पर निर्भर था। और आप जानते हो कि वर्षा बहुत ही ज्यादा अनिश्चित है। अच्छी बारिश होने का मतलब है देश के अंदर अच्छा उत्पादन, और खराब बारिश होने का मतलब है देश के अंदर खराब उत्पादन। तो जिस समय इंडिया आजाद हुआ था उस समय देश के पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन नहीं थे। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई साधन ना होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है किसी वर्ष देश का उत्पादन ज्यादा रहे, किसी देश का उत्पादन कम रहे। इस अनिश्चितता का सबसे बड़ा नुकसान हमारे किसानों को हुआ था। इसके अलावा पूंजी निर्माण की निम्न दर। देखिए पूंजी निर्माण का मतलब होता है कि आप आय कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाने के बाद बचत करो और बचत कमाने के बाद निवेश करो। जिस समय इंडिया आजाद हुआ था उस दौर में किसान की आय बहुत कम थी। जब आय कम थी तो उनको मात्रा में बचत भी कम होगी और बचत कम होने की वजह से निवेश भी कम होगी। इसके अलावा उनके द्वारा जो ऐसी पॉलिसी अपनाई गई, काश्तकारी पॉलिसी अपनाई गई ब्रिटिश काल में, जिसमें भूमि के स्वामी
जो है वो काश्तकारों को कभी भी जमीन से बेदखल कर सकता था। यानी कि कोई भी काश्तकार जो जमीन को जोतने के लिए पट्टे पर ले रहा है, अगर वो अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके दिमाग में ये भय बना रहेगा कि अगर उसने कुआं खुदवाया, नलकूप बनवाई, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जब उत्पादन करने की बारी आए तो जो मालिक है वो उसको हटा दे, जिसकी वजह से भूमि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट था। यानी कि भूमि मालिक खुद खेती नहीं करते थे और बल्कि क्या करते थे, काश्तकारों को देते थे। काश्तकार मतलब होता है जो रेंट पे, पट्टे पर भूमि को लेते हैं, और काश्तकार जो होते हैं वो मालिक नहीं होते थे, इसलिए ना वो निवेश करते थे, बल्कि जो किसान है, जो भूमि का मालिक है, वो भी निवेश नहीं करता था। साथ ही साथ किसानों के पास निवेश करने के लिए ना तो पर्याप्त साधन थे, ना प्रोत्साहन था, ना इच्छा थी। अल्टीमेटली ये हुआ दोस्तों कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पिछड़ा रह गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश बहुत कम था जिस समय इंडिया आजाद हुआ था, उस समय की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जोतों का विखंडन, जोत का मतलब होता है सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग। देखिए यहां पे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा है, अब इस जमीन के टुकड़ा का अगर सब डिवीजन हो जाए तो आप ना तो अच्छी मशीनों का प्रयोग कर सकते हो, ना अच्छे उपकरणों का प्रयोग कर सकते हो। यानी कि स्वतंत्रता के समय भारत में जो होल्डिंग्स है, जो लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत कम थी, जोत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुकी थी, ये बहुत ही अस्थायी और अव्यवस्थित थी, और ऐसी जोत जो होती है वो किसी भी तरीके से व्यवहारिक नहीं होते, उत्पादन करने में अच्छी तरीके से कुशल नहीं होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और विशेषता थी कि वाणिज्यिक कृषि का दबाव। देखिए जिस अंग्रेजी शासन काल से पहले किसान गेहूं, चावल, दाल इन सब का उत्पादन करता था और इन सब का उत्पादन करके वो आत्मनिर्भर था। ब्रिटिश काल में उन्होंने उन पर जोर डाला कि वो ऐसी फसलों का उत्पादन करें जिसको हम कैश क्रॉप बोलते हैं, यानी कि नील हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया। तो ब्रिटिश में नील, कपास, जूट आदि कैश क्रॉप, यानी कि जिसका भोजन के प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों कि ब्रिटिश शासन काल में इंग्लैंड में बहुत बड़ी मात्रा में कपड़े का काम हुआ करता था, और कपड़े का काम करने के लिए उनको जूट चाहिए, उनको नील चाहिए, उनको कपास चाहिए। तो उन्होंने इंडिया के किसानों से कहा कि आप जूट, नील, कपास ऐसे व्यवसायिक फसलों का उत्पादन करेंगे, इसके बदले हम आपको पैसे देंगे और आप उस पैसे से गेहूं, चावल, दालें खाना खरीद सकते हो। अल्टीमेटली नुकसान यह हुआ कि बाजार में खाद्य वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया, और खाद्य वस्तुओं का उत्पादन कम होने की वजह से एक तो वो महंगा हो जाएगा, साथ ही साथ बार बार अकाल दिखने की स्थिति पड़ी। यानी कि जो देश अपने भोजन उत्पादन करने में सेल्फ सफिशिएंट था, अंग्रेजों द्वारा उनके ने कमर्शियल एग्रीकल्चर करने की पॉलिसी अपनाई, व्यवसायिक कृषि का दबाव डाला गया। इसकी वजह से उत्पादन जो है वो जूट, कपास, नील आदि व्यवसायिक फसलों का तो बढ़ा, लेकिन जो खाद्य पदार्थ हैं, गेहूं, चावल, दालें, सब्जी, इन सब का जो उत्पादन है वो घटा, और अल्टीमेटली बार बार देश के सामने अकाल जैसी समस्या आ गई। आपको पता होगा दोस्तों बंगाल का अकाल जिसमें बहुत सारे लोग मर गए, वो इसी का परिणाम है। इसके अलावा भूमि व्यवस्था, देखिए 3 तरीके की व्यवस्था उन्होंने अपनाई, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, 3 तरीके की प्रणाली थी। जमींदारी प्रथा में क्या हुआ करता था बच्चों, जमींदारी प्रथा की अगर हम बात करें, जमींदारी में एक व्यक्ति यानी कि एक किसान, एक व्यक्ति को पूरे के पूरी जगह का मालिक बना दिया गया सरकार के द्वारा, और उसका कर्तव्य था किसानों से टैक्स वसूलना। रैयतवाड़ी में इंडिविजुअल टैक्स जमा हुआ करता था, और महलवाड़ी में एक गांव के लेवल पे लोग कलेक्टिवली टैक्स वसूलते थे। तो जमींदारी प्रथा के अंदर सबसे ज्यादा शोषण था, इसीलिए जमींदारी प्रथा का सबसे ज्यादा नाम है। जमींदारी प्रथा में बेसिकली किसानों का बहुत बड़ी मात्रा में शोषण हुआ, क्योंकि जमींदार जो है वो किसानों से कितना भी कर वसूलने के लिए स्वतंत्र थे। किसान की अगर फसल खराब हो जाती है तो भी जमींदार उन पर शुल्क की कोई माफी नहीं करता था। इस सब का परिणाम यह हुआ कि उस समय जो भूमि व्यवस्था थी बहुत ही पिछड़ी हुई थी, किसान गरीब थे, कमजोर थे, शोषित थे। इसके अलावा अकाल और खाद्य संकट, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया 1943 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा जिसमें 30 लाख लोगों की मौत हो गई। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ने के कारण
खाद्य आपूर्ति की कमी नहीं है, बल्कि उसके वितरण का कम होना है। यानी कि सही मात्रा में अगर वितरण व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई होती तो हो सकता है कि इतने सारे लोग नहीं मारे जाते। लेकिन बंगाल में लगभग 30 लाख लोग भुखमरी की वजह से दोस्तों मारे गए। इसके अलावा भूमि पर निर्भरता और आर्थिक असंतुलन, देश की आबादी का 70% से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी और देश की जीडीपी का लगभग 50% हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर को से मिलता था। यानी कि देश में जीडी कृषि का योगदान जिस समय आजाद हुआ था उस समय कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत ज्यादा था। और दोस्तों आपको ये बात पता होगी या पता होनी चाहिए कि जिस भी देश में जीडीपी में कृषि का योगदान ज्यादा होता है या कार्यशील जनसंख्या जीडीपी कृषि क्षेत्र की ज्यादा होती है, वो देश पिछड़ा हुआ माना जाता है। क्योंकि जैसे जैसे देश विकास की अवस्था को प्राप्त करता है, जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से हटकर द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में चली जाती है। इसी तरीके से जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता चला जाता है। तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। इसके अलावा दोस्तों भारत में विभाजन हुआ था 1947 में। इंडिया का विभाजन हुआ जिससे इंडिया जो है वो दो हिस्सों में बट गया, पाकिस्तान और इंडिया में। पाकिस्तान में भी, पूर्वी पाकिस्तान में बहुत बड़ा जूट के वस्त्र, मतलब एक तरीके से कह सकते हो आपके जूट के जो उद्योग थे वो इंडिया में रह गए और जो सप्लाई करने वाले एरियाज थे वो बंगाल की पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, जो कि अब बंगाल है। यानी कि इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में रह गई और कच्चा माल का सप्लाई करने वाले पूर्वी बंगाल में चले गए। तो इसका भी नुकसान इंडिया को उठाना पड़ा। तो दोस्तों इन बातों से स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय काफी पिछड़ी हुई थी। कुछ तथ्यों की जानकारी आपको इस टेबल से भी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप इस टेबल को जरूर अपने दिमाग में रख के जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुल कृषि भूमि 1947 में 13.5 करोड़ हेक्टेयर थी। इसके अलावा संचित भूमि यानी कि ऐसी भूमि जहां पर सिंचाई के साधन हैं वो 17% से कम थी। इसके अलावा गेहूं की उत्पादकता 500 हेक्टेयर प्रति किलोग्राम थी। चावल की उत्पादकता 600 प्रति किलोग्राम थी। इसके अलावा जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में था, विभाजन की वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ। कृषि क्षेत्र में जनसंख्या लगभग 70% थी। भूमि प्रणाली में जमींदारी, महलवाड़ी और रैयत प्रणाली व्यवस्थित थी जिसकी वजह से किसानों का भारी मात्रा में शोषण हुआ। ये तो टॉपिक दोबारा से आ गया। ठीक है, चलिए 17% भूमि संचित थी। इसके अलावा वाणिज्यिक फसलें जिस देश में उत्पादन करती थी वो नील थी, जूट थी, कपास थी। इसकी वजह से देश के सामने खाद्य संकट पैदा हो गया और विभाजन का सबसे बड़ा प्रभाव जूट उत्पादक क्षेत्रों पर पड़ा। तो दोस्तों इस पूरे के पूरे टॉपिक से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भारत में एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत खराब थी। इसके अलावा दोस्तों हम एग्रीकल्चर का एक और नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे जिसमें हम वर्तमान स्थिति में एग्रीकल्चर क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।